नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस लिथियम ब्रोमाइड और वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल से अलग होती है। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल मेनली हीट एनर्जी पे काम करती है और इसमें कंप्रेसर यूज नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम लिथियम ब्रोमाइड और वाटर की जो वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन है एक किस तरीके से काम करती है इसे स्टडी करेंगे। अभी आपको स्क्रीन पे जो साइकिल नजर आ रही है वो साइकिल है लिथियम ब्रोमाइड वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन की और इसमें जो है 6 मेन पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है इवापोरेटर, उसके बाद में आता है एब्जॉर्बर, फिर आता है सोल्यूशन पंप, फिर जनरेटर, कंडेंसर और एक्सपांशन डिवाइस। अभी हम एक एक कर सभी पार्ट का फंक्शन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इवापोरेटर से। तो ये जो पोर्शन है इवापोरेटर है और इवापोरेटर के अंदर एज ए रेफ्रिजरेंट हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मल पानी नहीं होता है, डीमिनरलाइज पानी होता है, इसमें मिनरल्स बिल्कुल भी नहीं होते और ये वाटर जो है एज ए रेफ्रिजरेंट हम इवापोरेटर में इस्तेमाल करते हैं। अब सबको पता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर पानी को लो टेम्परेचर को बॉइल ऑफ करना है तो पानी के ऊपर का प्रेशर कम करना होता है और इसके लिए इवापोरेटर के अंदर बहुत लो प्रेशर होता है। ओके, अब इवापोरेटर के अंदर जब लो प्रेशर होगा तो पानी भी क्या होगा, लो टेम्परेचर को उबलने लगेगा। तो यहां पे जो पानी है 100 डिग्री सेल्सियस की जगह पर 4.4 डिग्री सेल्सियस को उबलता है। मतलब इतना लो प्रेशर इवापोरेटर में मेंटेन किया जाता है कि इस लो प्रेशर के कारण पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से कम होकर 4.4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये पानी जो है 4 डिग्री सेल्सियस को या 4.4 डिग्री सेल्सियस को उबलने लगता है। जब पानी 4 डिग्री सेल्सियस को उबलता है तो इस पानी को उबलने के लिए गर्मी चाहिए। तो ये जो गर्मी है यहाँ पे जो ट्यूब्स होती है और ये ट्यूब में पानी होता है, उस पानी से ली जाती है। ओके, अब जब ये रेफ्रिजरेंट वाटर बॉइल ऑफ होगा, उबलेगा, तो ये जो कॉइल है, कॉइल के अंदर जो पानी है, रूम टेम्परेचर का नॉर्मल पानी है, उसमें से गर्मी को लेगा और जिसके कारण क्या होगा, ये जो कॉइल है उसके अंदर का पानी ठंडा हो जाएगा। ओके, अब ठंडा होने के बाद में ये जो पानी है, ठंडा पानी, वो एयर कंडीशनिंग करने के लिए जो एयर हैंडलिंग यूनिट्स होते हैं उस एयर हैंडलिंग यूनिट में भेजा जाएगा और वहां पे जाके एयर हैंडलिंग यूनिट जो है हवा को ठंडा करेगा और ठंडी हवा एयर कंडीशनिंग रूम तक डक्ट के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। तो जैसे मैंने यहां पे बताया, इवापोरेटर में प्रेशर काफी कम होता है। प्रेशर के कम होने के कारण रेफ्रिजरेंट वाटर उबलता है, उबलते हुए वो गर्मी लेगा इस कॉइल के अंदर से, जिससे कि कॉइल का पानी ठंडा होगा। अब ये जो रेफ्रिजरेंट बॉइल ऑफ हो गया, ये बॉइल ऑफ होने के बाद में ये क्या बनेगा, इसका वेपर बनेगा और ये वेपर जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे जमा होगा और आगे ये वेपर चला जाएगा एब्जॉर्बर। वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन का सेकंड पार्ट है एब्जॉर्बर। तो जो एब्जॉर्बर होता है, इस एब्जॉर्बर में एब्जॉर्बेंट यूज करते हैं। एब्जॉर्बेंट मतलब खींचने वाला। तो लिथियम ब्रोमाइड जो है, लिथियम ब्रोमाइड को पानी से बहुत आकर्षण होता है, इसके लिए एब्जॉर्बर में लिथियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब बेसिकली लिथियम ब्रोमाइड एक सॉल्ट है, मतलब वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, पत्थर के स्वरूप में होता है, तो उसमें थोड़ा पानी मिलाना पड़ता है ताकि उसका सॉल्यूशन क्रिएट हो जाए। तो एब्जॉर्बर में लिथियम ब्रोमाइड और पानी का हल्का मिक्सचर होता है जिसको हम स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कहते हैं। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन इसके लिए कहते हैं कि वो पानी को खींचने की उसमें ताकत होती है और इसके लिए इस सॉल्यूशन को स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कहा जाता है। अब एब्जॉर्बर में जो लिथियम ब्रोमाइड और वाटर का सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन क्या करेगा, इसको अट्रैक्शन है टुवर्ड्स वाटर वेपर। यहाँ पे जो पानी का वेपर है उससे उसको आकर्षण है। जैसे कि मैग्नेट जो होते हैं ना, लोह चुंबक बोलते हैं जिसको हम, वो लोखंड को कैसे खींचता है, तो मैग्नेट को लोखंड से अट्रैक्शन होता है। वैसे ही यहाँ पे लिथियम ब्रोमाइड जो है और पानी का मिक्सचर है, उसको ये जो रेफरेंट वाटर वेपर है ना, उसके साथ में अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन होने के कारण यहाँ पे जो बैठा हुआ लिथियम ब्रोमाइड और पानी का स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है, वो इवापोरेटर से जो वेपर है, इस वेपर को कंटिन्यूसली सक करेगा, खींच के लेगा। ओके, और कंटिन्यूसली यहां से वेपर जो है इवापोरेटर से एब्जॉर्बर की तरह बढ़ते जाती है। अब जैसे यहां से वेपर यहां पे बढ़ती जाएगी, वैसे यहां पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो आपके मन में अगर सवाल है कि इवापोरेटर में इतना लो प्रेशर क्रिएट कैसे होता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ये जो लिथियम ब्रोमाइड और वाटर का जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है, ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन कंटिन्यूसली वाटर वेपर को इवापोरेटर से खींचता है, जिसकी वजह से यहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो जैसे कंप्रेसर जो होता है ना, कंप्रेसर कैसे रेफ्रिजरेंट को खींचता है और इवापोरेटर में लो प्रेशर क्रिएट करता है, वैसे ही यहाँ पे जो एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्बर में जो लिथियम ब्रोमाइड और पानी का जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है, ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन कंटिन्यूसली वाटर वेपर को खींचते जाएगा और जिसकी वजह से इवापोरेटर में लो प्रेशर क्रिएट होगा और लो प्रेशर होने के कारण यहाँ पे पानी लो टेम्परेचर में उबलेगा और आगे जाके एयर कंडीशनिंग होगी।
अब क्या होता है, ये जो एब्जॉर्बर है ना, इसमें लिथियम ब्रोमाइड और वाटर का जो मिक्सचर है, ये जब वाटर वेपर को खींचता है इवापोरेटर की, तो यहाँ पे जो है ना कुछ केमिकल रिएक्शन होती है। ओके, और केमिकल रिएक्शन के कारण यहाँ पे ना कुछ गर्मी क्रिएट होती है। उस गर्मी को हम कहते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, क्योंकि एब्जॉर्ब करता है ना, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेंगे तो यहाँ पे गर्मी पैदा होती है। इस गर्मी को हटाने के लिए यहाँ पे कूलिंग टावर का एक ट्यूब का कनेक्शन दिया होता है। कूलिंग टावर का जो पानी आता है, वो कूलिंग टावर का ठंडा पानी, यहाँ पे जो भी एडिशनल गर्मी पैदा होती है केमिकल रिएक्शन से, जो भी गर्मी पैदा होती है, जिसे हम हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं, इसको खींचा जाता है। और इसके लिए यहाँ पे कूलिंग टावर का कनेक्शन एडिशनल दिया जाता है। नॉर्मल अगर आप वेपर कंप्रेशन साइकिल की बात करें तो उसमें सिर्फ कंडेंसर में ही कूलिंग टावर का कनेक्शन होता है, उसमें तो एब्जॉर्बर होता ही नहीं है। तो इस केस में, मतलब वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन के केस में, कूलिंग टावर की कैपेसिटी जो होती है वो वेपर कंप्रेशन साइकिल से थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि कूलिंग टावर को एब्जॉर्बर की भी हीट को बाहर निकालना है, और इसके लिए यहाँ पे कूलिंग टावर का कनेक्शन बताया गया है। आगे जाके क्या होता है, ये जो एब्जॉर्बर है, ये एब्जॉर्बर एक बार वाटर वेपर को सक करेगा ना, तो उससे एक लिमिटेशन होता है कि कितना पानी वो खींच सके। एक लिमिट के बाद में एब्जॉर्बर में जो लिथियम ब्रोमाइड है वो पानी को खींचना कम कर देगा। ओके, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, एब्जॉर्बर में जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है ये कुछ देर के बाद में क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें प्यास लगी है और प्यास लगने के बाद में हमने अगर पानी पीना शुरू कर दिया, समझो हम लोग ने 1 या 2 ग्लास पानी पी लिया, तो हमारी प्यास बुझ जाती है और हम और पानी नहीं पी सकते। वैसे यहाँ पे एब्जॉर्बर में जो लिथियम ब्रोमाइड और वाटर का स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होता है, वो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन क्या करता है, इवापोरेटर से पानी को खींचना, वाटर वेपर को खींचना शुरू करता है। लेकिन शुरू करने के बाद में, एक लिमिट के बाद में, उसकी कैपेसिटी जो होती है वो कैपेसिटी कम होते जाती है। तो उसको हम कहते हैं वीक सोल्यूशन। जो वीक सोल्यूशन नीचे जो बताया, दैट इज कॉल्ड द वीक सोल्यूशन। इसमें बहुत सारी मात्रा में क्या किया है, इवापोरेटर से वाटर वेपर को सक किया है। अब इस वीक सोल्यूशन को हम लोग को क्या करना है, फिर से स्ट्रॉन्ग करना है। और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो एब्जॉर्बर का वीक सोल्यूशन है, इसको एक सोल्यूशन पंप की मदद से आगे जनरेटर में भेजते हैं। इस साइकिल का अगला पार्ट है सोल्यूशन पंप। तो सोल्यूशन पंप का काम क्या है, जो भी एब्जॉर्बर में वीक सोल्यूशन है उसको पंप करके जनरेटर में भेजना। अब अगर हम बात करेंगे एब्जॉर्बर और इवापोरेटर की, तो सिस्टम की लो साइड में आते हैं, मतलब लो प्रेशर साइड में आते हैं, और बाकी जो एक जनरेटर कंडेंसर जो है वो सिस्टम के हाई प्रेशर साइड में आते हैं। तो सोल्यूशन पंप का और एक काम है, वो तो वीक सोल्यूशन को पंप करेगा ही जनरेटर में, साथ ही में इसका प्रेशर भी बिल्डअप कर देगा। मतलब एब्जॉर्बर का प्रेशर कम है तो उसको जनरेटर के प्रेशर के लेवल तक इसका प्रेशर बढ़ा देगा, और प्रेशर बढ़ाने के बाद में ये जो वीक सोल्यूशन है आगे चला जाएगा जनरेटर के अंदर। सोल्यूशन पंप के बाद में नेक्स्ट पार्ट है जनरेटर। अब ये जो जनरेटर होता है, इसमें वीक सोल्यूशन आ जाता है यहाँ पे और यहाँ पे बैठ जाता है। तो जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में हम हीट सोर्स देते हैं, जैसे कि गर्म पानी है, गर्म पानी इस ट्यूब में से पास कर सकते हैं, या फिर स्टीम है, भाप बोलते हैं इसको, या फिर जो गैसेस होती है, हॉट गैसेस वगैरह होती है, उसको हम, जो वेस्टेज होती है, जैसे कि जो इंजन्स होते हैं या बॉयलर्स होते हैं, उसमें से जो वेस्टेज गैसेस होती है जो हॉट होती है, तो उसको भी यहाँ से पास कर सकते हैं। तो वेस्ट एनर्जी अगर अवेलेबल है तो वेस्ट एनर्जी को, हीट एनर्जी को इसमें से पास किया जाएगा, या फिर हॉट वाटर को यहाँ पे पास किया जाएगा। यहाँ पे पानी की भाप होती है, वाटर वेपर होती है गर्म, उसको यहाँ से पास करते हैं। अब होता क्या है, यहां से जब हम हीट एनर्जी को पास करते हैं ट्यूब में से, तो इसकी गर्मी से ये जो वीक सोल्यूशन है जनरेटर में, उसको गर्मी मिलती है, और जो वीक सोल्यूशन है वहां पे क्या होता है, गर्म हो जाता है। और वीक सोल्यूशन में जो वाटर रेफ्रिजरेंट यहां से एब्जॉर्ब किया था, इवापोरेटर से जो हमने वाटर वेपर एब्जॉर्ब किया था, वो वीक सोल्यूशन में मिक्स हो गया था, या सोल्यूशन में मिक्स हो गया था। अब ये जो है ना वापस सेपरेट होना चालू हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पानी को गर्मी मिली ना, तो पानी का क्या हो जाएगा, वेपर हो जाएगा। और वेपर होने के बाद में ये वेपर ऊपर जमा हो जाएगा, और जनरेटर से वेपर आगे चला जाएगा कहां पे, कंडेंसर में। ओके, क्योंकि यहाँ का प्रेशर भी बढ़ गया है, टेम्परेचर भी बढ़ गया है। अब यहाँ का प्रेशर ज्यादा होने के कारण यहाँ से ये रेफ्रिजरेंट जो वेपर है, वेपर कंडेंसर में चला जाएगा, और यहाँ पे जो बाकी बचेगा वो होगा लिथियम ब्रोमाइड और पानी का स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। क्योंकि मैंने जैसे बताया, लिथियम ब्रोमाइड इज अ सॉल्ट, वो सॉल्ट है, वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, वो तो उबलेगा नहीं, तो वो कहां पे जमा हो जाएगा, वो नीचे जमा हो जाएगा, और उसके साथ में थोड़ा बहुत पानी रहेगा। और जो रेफ्रिजरेंट वाटर हमने यहाँ पे लिया था जितना भी, वो रेफ्रिजरेंट वाटर उबल के उसका वेपर बन जाएगी, और वेपर जो है आगे कंडेंसर में चली जाएगी। और जो भी स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है, वो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बाय ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण से, ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, ये जो रेड लाइन नजर आ रही है, यहां से वापस एब्जॉर्बर में चला आएगा। ओके, तो यहाँ पे एक साइकिल होती है वीक सोल्यूशन और
स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन की। वीक सोल्यूशन एब्जॉर्बर से निकल के सोल्यूशन पंप में से जनरेटर में जाएगा। जनरेटर का काम है सेपरेट करना, रेफ्रिजरेंट वेपर को सेपरेट करना। जो इवापोरेटर से वेपर लिया था वो जनरेटर में अलग हो गया, अलग होके चला गया कंडेंसर में, और जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन था वो ग्रेविटी से वापस एब्जॉर्बर में आ गया। ओके, अब ये जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूसली आते रहेगा। जैसे स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन यहां पे आया, इस स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को पानी से एफिनिटी है, अट्रैक्शन है, तो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन वापस क्या कर देगा, यहां से जो वाटर वेपर है, रेफरेंट वेपर है, इसको सक करना चालू कर देगा। फिर वो वीक बनेगा, वीक बनने के बाद सोल्यूशन पंप फिर से इसको जनरेटर में भेजेगा। जनरेटर में हीट सोर्स यहां पे है, गर्मी की वजह से पानी सेपरेट होगा और स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन वापस एब्जॉर्बर में आते रहेगा। तो इस तरीके से जो वीक सोल्यूशन और स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है, इसकी जो साइकिल है एब्जॉर्बर टू जनरेटर एंड जनरेटर टू एब्जॉर्बर कंटिन्यूस चलती रहेगी। जो रेफरेंट था, जो गर्मी की वजह से उबल गया, वेपराइज हो गया, वो वेपराइज होने के बाद में आगे चला जाएगा कंडेंसर की ओर। जैसे मैंने बताया कि कंडेंसर में कूलिंग टॉवर का कनेक्शन होता है, तो कूलिंग टॉवर का ठंडा पानी यहां पे आएगा, वो ट्यूब में से पास होगा। जब ये ट्यूब में से पास होगा तो रेफ्रिजरेंट जो वेपर है, उस रेफ्रिजरेंट वेपर को कंडेंस करेगा। ओके, मतलब जो वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, और जो भी पानी गर्मी खींच रहा है वो वापस गर्म पानी चला जाएगा कूलिंग टॉवर में ठंडा होने के लिए, और ठंडा होके वापस यहां से ट्यूब में से पास होगा, और कंटिन्यूसली जो जनरेटर से रेफ्रिजरेंट की वेपर आ रही है उसको ठंडा करने का या कंडेंस करने का काम कंडेंसर में कंटिन्यूस चलते रहेगा। अब यहां पे आप देखते हो तो जो कंप्रेसर होता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो कंप्रेसर होता है, उस कंप्रेसर की जगह पे यहां पे जनरेटर और एब्जॉर्बर पार्ट्स लगाए गए हैं। एब्जॉर्बर का काम है इवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट वेपर को सक करना। जैसे कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को सक करता है, वैसे एब्जॉर्बर जो है इवापोरेटर से वेपर को सक करता है। और फिर कंप्रेसर जो है रेफ्रिजरेंट को डिस्चार्ज भी करता है, मतलब कंप्रेस करके उसको कंडेंसर में डिस्चार्ज करता है। तो डिस्चार्ज करने का काम कौन करता है? जनरेटर। जैसे मैंने बताया जो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी हम जनरेटर में पास करते हैं। हीट एनर्जी पास करने के बाद में रेफ्रिजरेंट वेपर सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट रेफ्रिजरेंट वेपर कंडेंसर को भेजा जाता है। तो कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज का काम है वो जनरेटर करता है, और कंप्रेसर का जो सक्शन का काम है वो एब्जॉर्बर करता है। वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन में नेक्स्ट पार्ट है एक्सपांशन डिवाइस, और मोस्ट ऑफ किताबों में आपको शायद एक्सपांशन डिवाइस सेपरेटली दिखाई नहीं देता, लेकिन वहां पे एक्सपांशन की प्रोसेस होती है। कंडेंसर से जो भी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर कम करना जरूरी है, तो एक्सपांशन वहां पे होता है। एक्सपांशन डिवाइस वहां पे होता है जो इसको एक्सपांड करता है, या फिर नॉर्मली जैसे हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में जैसे एक्सपांशन डिवाइस काम करता है, वैसे यहाँ पे भी एक्सपांशन प्रोसेस होती है। जो रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है उसको कम किया जाता है यहाँ पे। तो कंडेंसर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है जिसका प्रेशर ज्यादा होता है। एक्सपांशन डिवाइस से गुजरने के बाद में रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम होता है, रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड फॉर्म में है उसका प्रेशर कम हो जाता है। अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर इस मशीन की बात करें तो इस मशीन में रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर होता है इवापोरेटर में, दैट इज 6.35 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इतना लो प्रेशर होता है। और ये लो प्रेशर का रेफ्रिजरेंट एंटर करता है इवापोरेटर के अंदर। जब उसका प्रेशर 6.35 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इतना होगा तो उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली 4.4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहते हैं। इस पोर्शन में जो भी वाटर वेपर होता है या वाटर लिक्विड वाटर होता है इसको हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहते हैं। ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है इसका टेम्परेचर कम है। जो ट्यूब में से रेफ्रिजरेंट पास हो रहा है उसको हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कहते हैं। इसका टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, वो 12-13 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है। ट्यूब में जो रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर समझो 12 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट से गर्मी को खींचेगा, और जिसके वजह से ट्यूब में जो रेफ्रिजरेंट है वो रेफ्रिजरेंट वाटर है वो ठंडा हो जाएगा, या सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है ठंडा हो जाएगा, और ये ठंडा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट एयर हैंडलिंग यूनिट में भेजा जाएगा। और एयर हैंडलिंग यूनिट इस पानी के माध्यम से सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के माध्यम से हवा को ठंडा करेगा, और वो हवा फिर आगे एयर कंडीशनिंग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरीके से ये जो टोटल मशीन है, ये मशीन एयर कंडीशनिंग का काम करती है। अब ये जो साइकिल मैंने यहाँ पे दिखाई है ना, ये बहुत बेसिक साइकिल है। ये स्टूडेंट्स या जो नए लोग आ रहे हैं एचवीएसी फील्ड में, इनको समझने में आए इसके लिए इसको मैंने बहुत सिंपल करके यहाँ पे दिखाया है। एक्चुअल्स मशीन इतनी सिंपल नहीं होती, इसमें एडिशनल कुछ पार्ट्स होते हैं जो यहाँ पे मैंने बताया नहीं है, क्योंकि इनिशियली फर्स्ट वीडियो में अगर मैं सारे पार्ट्स इसमें डाल दूं, जैसे कि इसमें हीट एक्सचेंजर्स वगैरह होते, ये सब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसके लिए मैंने इनिशियली आपको वो सब एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन बेसिक जो है, बेसिक साइकिल इसी तरीके से काम करती है। इसमें एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम आगे आने वाले वीडियोस में जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन है उसके बारे में बात करेंगे।
लेकिन समझने के लिए सिंपल हो जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पे मशीन को सिंपल किया है और सिंपल मशीन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।